स्वागत है मित्रों, पुनः आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम चर्चा करते हैं सार्थक प्रश्नों की और ऐसे प्रश्नों की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे भी जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। मित्रों, PCS की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और उसके दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न निकाल के प्रश्न बनाए जाते हैं, अगर नए प्रश्न भी बनाए जाते हैं, और नहीं तो टू द पॉइंट यही प्रश्न होते हैं। तो मित्रों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे और हम देखते हैं कि हमारा पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? और विकल्पों में वात्स्ययनी, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, काठक है। तो जो यहाँ पे जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी वात्स्ययनी संहिता। विकल्प ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है शुक्ल यजुर्वेद, तो पहले तो हमको ये जानना है कि ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की ही दो शाखाएं होती हैं, एक कृष्ण होती है और एक शुक्ल होता है। ठीक है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है और एक जो होता है, जो आपके ऑप्शन में है, शुक्ल यजुर्वेद होता है, जिसमें हम देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नीचे कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। इसमें सही कूट के हिसाब से इसका उत्तर बताना है, कूट का चयन करके। तो पहला ए कथन जो है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत पे तुर्की आक्रमण सफल हुए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसीलिए तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मित्रों, ऐसे प्रश्न जहां हमें रुकने की जरूरत नहीं है वहां तो मैं बिल्कुल तेजी से चलूंगा, लेकिन वे प्रश्न जहां रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बार केवल विकल्पों को पढ़ के उन प्रश्नों को याद नहीं कर सकते हैं, वहां थोड़ा सा विस्तार में जरूर करूंगा, ताकि वो प्रश्न हमेशा के लिए आपके दिमाग पे अस्थायी हो जाए। अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले आपको जानना है वो ये जानना है कि कौन किस काल का है। अगर ये जान जाएंगे तो फिर आपको यह प्रश्न लगाने में बहुत आसानी होगी। मंदिर कौन कौन सा दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन मंदिर कब का है और उसका काल क्या रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये यहाँ 2-3 प्रश्न छिपे हुए हैं। ये राजराज प्रथम ने इसको क्या किया था, बनवाया था। अब राजराज प्रथम कौन है और किस काल के हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये चोल राजवंश के हैं। किसके हैं? ये चोल के हैं। चोलों का काल कब से कब तक था ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये जानेंगे, या राजराज का काल कब से है, वैसे हम चोल ही जान लेते हैं, राजराज ही जान लेते हैं सारी। तो 985 से 1014 ये कब से रहे हैं? 985 से 1014 तक रहे हैं ये राजराज प्रथम। ठीक है, इसके बाद से बृहदेश्वर मंदिर के बाद से हम इसमें देखते हैं गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। ये इसको किसने बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम है। वो राजराज प्रथम थे और ये राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र प्रथम, इनका कार्यकाल क्या है? 1012 से 1044। 1012 से 1044। ठीक है, ये तो हम जान गए कि बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम और क्या कहते हैं, चोल शासक हैं ये, और 985 से 1014 इनका कार्यकाल रहा है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम और 1012 से 1044 इनका कार्यकाल रहा है। अब हम आते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। यहां थोड़ा सा समझना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो नरसिंह वर्मन सेकंड, और इनका कार्यकाल क्या रहा है? 680 से 720। 680 से 720 इनका कार्यकाल रहा है।
अब हम आ जाते हैं सप्त पैगोडा पे। सप्त पैगोडा किसका है? ये नरसिंहवर्मन प्रथम, वो नरसिंहवर्मन द्वितीय थे और ये नरसिंहवर्मन क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम हो जाएंगे। अब आप देखिए इनका कार्यकाल क्या है। ये इनका कार्यकाल जो है वो 630 से 668 है, 630 से 668। यहाँ मैं इतना डिटेल इसलिए किया कि ये जो इसमें जो दो ये गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं, ये चोल काल का है और ये चोलकालीन शासक हैं जिन्होंने इनको बनवाया है। और बाकी का जो दो ठो आप देख रहे हैं, नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय, ये किसके कार्यकाल का है? ये पल्लव राजवंश के कालकाल का है। और हमको यहाँ केवल यह जानना है कि पहले पल्लव होते हैं प्रश्न को हल करने के दृष्टिकोण से, और तब सेकंड पे चोल होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, जो पहले ऑप्शन लगाएंगे वो हम कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो 4 लगाएंगे, सप्त पैगोडा फर्स्ट पे, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगर हमको बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि राज प्रथम कब थे, राजेंद्र प्रथम कब थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय कब थे, नरसिंहवर्मन प्रथम कब थे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। कब से कब तक थे ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर हमें ये मालूम है कि पल्लव पहले आते हैं, इनके शासकों के कार्यकाल पहले होते हैं, ठीक है, और उसके बाद तब चोल शासकों के कार्यकाल होते हैं सेकंड पे, ये फर्स्ट होते हैं और ये सेकंड पे आते हैं। अगर इतना हम जान गए तो इस प्रश्न को हम लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे। अब जैसे जहाँ 3 और 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो कि ये उनका पल्लवों का है और ये पहले है, वो 3-4 ऑप्शन किसी में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी 3-4 नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 3-4 नहीं दिख रहा है, और यहाँ 3 तो दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जबकि 3-4 पल्लवकालीन शासकों के बनवाए गए हैं। तो मित्रों मैंने इतना डिटेल सिर्फ इसलिए किया था कि आपको बिल्कुल ये याद हो जाए कि पल्लव शासकों का कार्यकाल बिफोर है और चोल शासकों का कार्यकाल जो है वो आफ्टर है, उसके बाद आता है। अगर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है तो आप 3-4 को कहीं भी ढूंढेंगे और जहां मिलेंगे, इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। प्रश्न बेशक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को थोड़ा सा टिपिकल तो जरूर बनाया है, क्योंकि जब हम पूरा पल्लव और इनके बनवाने वाले शासकों के नाम और पूरा चोल जानेंगे तभी इस प्रश्न को लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ होते हैं और आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से केवल यह जान गए कि पल्लव पहले हैं चोल बाद में हैं, तो आप पल्लव कालीन मंदिर अगर जानते हैं कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर पल्लव काल का है, सप्त पैगोडा पल्लव काल का है, तो इनको पहले आप करेंगे और जैसे इनको आप पहले करेंगे वैसे आपको इस प्रश्न में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय की जानकारी का स्रोत है? तो आप जानते ही हैं, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ये खारवेल का है, यानी कि विकल्प ए ऑप्शन जो होगा इसका वो सही हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल हमेशा आता है, बार बार पूछा गया है। अब जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में केवल एक अभिलेख जानना है आपको कि किसका है, किसके विषय की जानकारी का स्रोत है, इसलिए यहाँ किसी डिटेल की आवश्यकता नहीं, हम तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किन पाषाण निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाण काल में, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमको मिले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य पाषाण काल के 2 ऐसे स्थल हैं जहां से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो बागोर हो गया, ये बागोर है कहाँ ये भी जान लेते हैं। तो बागोर जो है ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है, राजस्थान के भीलवाड़ा के करीब है ये, ठीक है। और एक और स्थल है, उसको भी यहीं आप जान लीजिए। दूसरा जो है वो आदमगढ़ है। अगर विकल्प में अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आपको ये बागोर नहीं मिलता है और इसकी जगह इसने आदमगढ़ लिख दिया, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, के निकट है, ठीक है। यही 2 ऐसे स्थल हैं जहां से हमें मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? आदमगढ़ से और बागोर से। नेक्स्ट में भी देखिए आप, ये भी प्रश्न ऐसा है, ये 2 सूचियां हैं। एक तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं, ठीक है, समकालीन नरेश, और दूसरी तरफ उनके राज्य हैं।
यानी कि जब समुद्रगुप्त शासक था तो दक्षिण में कौन कौन राजा कहाँ कहाँ के थे, यही ये प्रश्न है और इसी को हमको समझना है। तो हम इसको देखेंगे कि धनंजय, नीलराज, ठीक है, और क्रम से देख लेते हैं और इसको याद करना ही इसका विकल्प होता है, ठीक है। तो जो धनंजय हैं ये कुस्तलपुर के राजा थे। कहाँ के थे ये? कुस्तलपुर, यानी कि 3, ठीक है। अब हमें कहीं नहीं जाना है क्योंकि विकल्पों में A का 3 कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए सिर्फ एक जगह C में दिख रहा है, आपका उत्तर लग गया। अगर एक भी याद है कि कुस्तलपुर के धनंजय, ठीक है, और नीलराज, अवमुक्त के नीलराज, उग्रसेन कहाँ के हैं, तो आप देखेंगे उग्रसेन पालक्का के उग्रसेन और कांची के विष्णुगुप्त, ये चारों मिल जाएंगे। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न में जब आए तो घबराना नहीं है, पहले अगर हमको जो याद है उससे इसका मिलान हमको करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश के जो टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को उसमें गिना जाएगा। तो हम देख रहे हैं कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास, ये 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि उत्तर प्रदेश में है कौन कौन। तो कौन कौन हो जाएंगे आप ये देखिए, एक तो हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, ठीक है, ये यूपी में है, और दूसरा आपका हो जाएगा हुलास। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। कालीबंगा को जान लेते हैं, कालीबंगा कहाँ है, ठीक है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में, ठीक। लोथल कहाँ पे है ये जान लेते हैं, ये गुजरात में है, ठीक। अब जान लेते हैं आलमगीरपुर कहाँ पे है। तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। और हुलास कहाँ पे है ये भी जान लेते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा सहारनपुर। इस तरह से मित्रों इसमें सैंधव सभ्यता के 4 स्थल दिए गए थे और प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन है। तो हमने देखा विकल्प डी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 और 4, आलमगीरपुर, मेरठ और हुलास और सहारनपुर। बाकी साथ में हमने ये भी जाना कि कालीबंगा कहाँ पे है और लोथल कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और अभी अभी जो जूनियर की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा था और सेम प्रश्न पूछा था। ये जिस तरह का प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है यही बिल्कुल सेम प्रश्न था वहाँ पे। सारनाथ लेक, बेसनगर लेक, अयोध्या लेक या हाथी गुम्फा लेक। हाथी गुम्फा काट दीजिए, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं हाथी गुम्फा लेक, खारवेल का हाथी गुम्फा, ये होगा नहीं। सारनाथ आप जानते ही हैं, ठीक है, बेसनगर जानते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा लेक है ये? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या लेक। जो 2 अश्वमेध का वर्णन है वो किसमें है? तो ये आपके अयोध्या लेक में आता है। सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब ये पूछ रहा है, जगह दिया है और मस्जिद का नाम दिया है और इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अदीना मस्जिद जो है ये मांडू में नहीं है। ये पहला ही ए ऑप्शन जो है इसका सुमेलित नहीं है, बल्कि कहाँ है ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। बाकी को आप यहाँ से रट सकते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर बिल्कुल करेक्ट है। दाखिल दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजा जो है वो अहमदाबाद में है। लेकिन अदीना मस्जिद जो है वो मांडू में न होकर के कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी वही पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे ध्रुवदास भगत नामावली बिल्कुल सही है। नाभादास भक्तमाल ये भी करेक्ट है। अब आ जाइए रसखान, करा है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो है ये किसकी है? ये रसखान की नहीं है बल्कि ये केशव की है। किसकी है ये? ये केशव की है। रसखान ने क्या क्या लिखा है? तो रसखान ने जो लिखा है वो है इनका आपका रामचंद्रिका और कवि प्रिया। इनकी जो रचनाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट कथन और कारण आ गया मेरे सामने। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत समाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। ये भी सही है, दोनों सही है। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। लेकिन मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद इसलिए नहीं किया गया कि चिश्ती संत संगीत समाओं और समा कहा जाता था और उसके शौकीन होते थे। इसका कारण दूसरा है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ठीक है। किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला, देखिए यहाँ हाईलाइट किया गया है, चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये कह रहा है चकला किसके समानार्थी था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इस प्रश्न को लगा पाएंगे सही से। मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है ये, तो सबसे पहले उत्तर जानिए, परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, ठीक है, या फिर आप सूबा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चकला शब्द था मध्यकालीन में, वो मध्यकालीन भारत में वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मध्यकाल में आप देखेंगे पहले प्रांत हो गया, प्रांत के बाद जो है सरकार हो गया। इसी सरकार को आप क्या कह सकते हैं, सॉरी आप इसको जिला कह सकते हैं, ठीक है। प्रांत और प्रांत के बाद जिला। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, और सरकार के नीचे जो होता था वो क्या होता था, सरकार जो होता था, जिला जो होता था, वो अनेक परगनों में बटा होता था, ठीक। परगनों में ये बटा रहता था। जैसे आजकल की आप तहसीलें समझ लीजिए, जिला कई तहसीलों में बटा होता है, उसी टाइप से आप समझ सकते हैं। और परगना किस में बटा होता था, तो यह अनेक गांवों में बटा होता था, ठीक है। अब जो चकला होता था, शाहजहां के काल में क्या हुआ, शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिला करके, जैसे मान लीजिए कि 3-4 परगने मिला करके, और क्या किया गया, 3-4 परगने मिला करके, परगने 3-4 परगनों को मिला करके और क्या बना दिया गया, तो इसको चकला बना दिया गया। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये प्रश्न आपको भूलेगा नहीं और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। प्रांत, प्रांत के बाद जिला, जिले के बाद परगना और परगना के बाद गांव। शाहजहां शासक जब था, मुगल शासक, उसके काल में क्या किया गया, उसके कार्यकाल में कुछ परगनों को मिला करके और एक इकाई जो बनाई गई, उसी इकाई को हमने क्या कह दिया, चकला कह दिया। अब आप विकल्प को देख सकते हैं। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अब आप देखिए, परगना के समानार्थी था, जब कई परगने मिला दिए गए तो उसके समानार्थी होगा नहीं। सरकार के समानार्थी यानी जिला के समानार्थी था, जब ये परगना था तो जिला के समानार्थी था नहीं, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा नहीं, तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई ये हो गई, यानी कि विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जानते थे? सुरक्षा के एवज में जो मराठा लेते थे उसे हम क्या कहते थे? सरदेशमुखी कहते थे, चौथ कहते थे, अबवाब, या फिर जमादानी। तो जो सुरक्षा के एवज में मराठा लेते थे उसे हम क्या कहते थे? उसे हम अबवाब कहते थे, ठीक है। सारी अबवाब नहीं कहते थे, उसे हम क्यों गलत हो रहा है, उसे हम चौथ कहते थे। यहाँ आपको दो ही चीज जानना ही है, एक चौथ जानना है और एक सरदेशमुखी जानना है। इसके अलावा आपको बहुत डिटेल में अबवाब और उसके जो चौथ होता था, ये क्या होता था, ये 1/4 होता था, ठीक है। और ये लेते थे कि आप मराठा आक्रमण से फ्री रहेंगे। वे राज्य कह लीजिए जो चौथ देते थे, उनके साथ ये होता था कि उनके राज्य के ऊपर मराठों का आक्रमण
और लूटपाट से बचने का उनको आश्वासन मिलता था। अब सरदेशमुखी देख लीजिए, सरदेशमुखी, इन दोनों को यहाँ जान लीजिए, बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का तो जो सही उत्तर है, राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये चौथ होता था। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। लेकिन आप जान लीजिए इन दोनों को, सरदेश, ये मराठा आक्रमण और लूटपाट से बचने के एवज में लिया जाता था, ये 1/4 होता था, और सरदेशमुखी 1/10 होता था। और ये वे राज्य होते थे जो मराठा राज्य में मिला लिए जाते थे, उनसे सरदेशमुखी लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, या महाम अनगा ने? तो इसको जो है विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा, ये महाम अनगा ने कराया था। अगर आपको याद हो महाम अनगा कौन है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं याद है तो आप समझिए ये अकबर की पालक माँ थी, ठीक है, अकबर को पालने वाली माँ थी। वो बाद में इनके प्रभाव में आने के बाद उसके ऊपर आरोप भी लगे, तो ये महाम अनगा थी। और जो उनकी माँ थी वो कौन थी अकबर की? वो हमीदा बानो बेगम थी। उनकी माँ जो थी हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है। और इनको पालने वाली माँ कौन थी? तो ये थी महाम अनगा। और दिल्ली में पुराना किला के सामने जो खैरुल मंजिल नामक मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो महाम अनगा ने कराया था। ये अकबर की प्रमुख राजनीतिक सलाहकार भी रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब कह रहा है देवगिरी, देवगिरी के शंकरदेव बता रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्या नाम है कि सही है। और वारंगल, वारंगल के जो है रामचंद्र देव नहीं थे, प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे वारंगल के। ये रियासत है और इधर शासक हैं। तो देवगिरी का शंकरदेव करेक्ट है, होयसर के बीरबल्लाल भी करेक्ट है, मदुरा के पांडे भी करेक्ट है, लेकिन वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, न कि रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। अब कह रहा है कि जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं उनका क्रम क्या रहा है, सबसे पहले कौन रहा है? आप जानते हैं सबसे पहले जो था वो बहादुर शाह था, ठीक। उसके बाद कौन था? जहांदार शाह था। उसके बाद कौन था? फारूक सियर था। उसके बाद कौन था? मोहम्मद शाह था। हम आपको अभी बताते हैं कि इसको आप याद कैसे करेंगे। अब हमको मिल कौन रहा है इसमें सब देखने में? यहाँ पे बहादुर शाह देखें हम, ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दीजिए। जहांदार शाह देखिए, ऑप्शन में है बी, यानी बी ऑप्शन पहले होगा, और केवल बी ऑप्शन फर्स्ट में यहीं पे है, और बाकी के विकल्पों में कहीं भी बी ऑप्शन नहीं। यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर तो यही लग गया कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ये क्रम जानना होगा, अगर ये नहीं क्रम जानेंगे आप तो फिर आपको प्रश्न को हल करने में बार बार दिक्कत होगी। इसका एक मेरे पास सूत्र है, आप इसको याद करिए, लिखिए और याद कीजिए। बजफ मोहम्मद, ब से बहादुर शाह, जौ से जहांदार शाह, फ से फारूक सियर और मोहम्मद से मोहम्मद शाह। अगर ये सूत्र है आपके पास तो आप वहीं से आपको जो इसका बजफ का जो जौ है वहीं से आपको जहांदार शाह मिल जा रहा है। अब इसके बाद फारूक सियर नहीं है, लेकिन हमको मोहम्मद शाह दिख रहे हैं, तो बी के बाद हमको ए भी मिल रहा है। और जैसे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे बी और ए, वैसे आप अगर थोड़ा सा टिपिकल भी प्रश्न बनेगा तो बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सारे दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। हम यहाँ कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ उनके सभी विकल्पों की व्याख्या भी इसलिए करते हैं कि अगर उस प्रश्न से, उस टॉपिक से संबंधित कोई और भी प्रश्न नेक्स्ट आने वाली परीक्षा में बनता है तो वो भी प्रश्न हम पकड़ सकें। साथ ही साथ मैं एक प्रयास करता हूँ अपने इस चैनल पे कि मैं जो चीज़ें हमारे साथ, आप 10-20 प्रश्न, 25 प्रश्न कोई भी हों, लेकिन जो भी प्रश्न हो उसका आपको जो कॉन्सेप्ट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए।
जैसे हमने आपको बताया जो मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर, ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं और कहाँ से इस प्रश्न को बनाया गया। छन छन के 3 स्टेप में प्रश्न था। या महामनगा, हमीदा बानो बेगम के बारे में हमने बताया कि अगर अभी आपको विस्मृत है तो आपको तत्काल ध्यान में आ जाए कि हाँ ये तो कौन था और कैसे इन्होंने खैरुल मनाजिल नामक मस्जिद बनवाई थी। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो प्रश्न आप पढ़ें वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें और बिल्कुल आपको याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस यहीं तक। नेक्स्ट पुनः जीएस के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनको लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।